国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से बातचीत की। चीनी दूतावास में घुसे जापानी आत्मरक्षा बल के ऑफिसर पर अभियोग लगाने पर चीन की प्रतिक्रिया। चीन ने तथाकथित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पर दस्तावेज जारी किया। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। 28 जुलाई को सुबह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेचिंग के जन बृहद भवन में चीन की यात्रा पर आए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से बातचीत की। शी जिनपिंग ने कहा कि स्लोवाकिया नए चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक है और दोनों देशों के बीच मित्रता गहरी जड़ें जमा चुकी है और फल फूल रही है। 2024 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों से आपसी विश्वास और गहरा हुआ है। सहयोग की फलदायी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और लोगों के दिलों में पारंपरिक मित्रता की जड़ें मजबूत हुई हैं। चीन स्लोवाकिया के साथ मिलकर पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक विश्वास, समानता, समान लाभ, स्थिरता और लचीलेपन पर आधारित रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए तैयार है ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके। पेलेग्रिनी ने कहा कि स्लोवाकिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की उल्लेखनीय विकास उपलब्धियों की अत्यधिक सराहना करता है। चीन की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने तथा आधुनिकीकरण को निरंतर आगे बढ़ाने की क्षमता की प्रशंसा करता है, जो अनुकरणीय है। स्लोवाकिया दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है, एक चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है और आपसी विश्वास बढ़ाने, सहयोग को मजबूत करने, चीन के साथ मित्रता को गहरा करने, सहयोग के नए क्षेत्रों का विस्तार करने और व्यापार और अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोबोटिक्स और नई ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अधिक फलदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए तत्पर है ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में प्रवासी चीनी संबंधी कार्य पर महत्वपूर्ण निर्देश देकर शक्तिशाली देश के निर्माण और राष्ट्रीय पुनरुत्थान में प्रवासी चीनियों की शक्ति एकत्र करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रवासी चीनियों के मामले संबंधी विभागों ने व्यापक प्रवासी चीनियों और स्वदेश लौटे प्रवासी चीनियों तथा उनके परिजनों को एकजुट होकर राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास बढ़ाने, चीनी संस्कृति संभालकर उसका प्रसार करने और चीन तथा अन्य देशों के बीच आदान प्रदान व सहयोग संवर्धित करने में बड़ा योगदान दिया है। शी ने बल दिया कि नए अभियान में हमें नए युग में चीनी विशेषता वाली समाजवादी विचारधारा के मार्गदर्शन में पार्टी की प्रवासी चीनी संबंधी नीति चौतरफा तौर पर लागू कर पार्टी और देश के कार्यों की समग्र स्थिति से केंद्रित होकर प्रवासी चीनियों की शक्ति को अच्छी तरह जुटाना और देश विदेश के चीनियों को एकतापूर्ण संघर्ष को बढ़ाना चाहिए ताकि चीनी आधुनिकीकरण से शक्तिशाली देश के निर्माण और महान राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए असीम शक्ति इकट्ठा की जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चेन ने 28 जुलाई को प्रेस वार्ता में कहा कि जापानी आत्मरक्षा बल के ऑफिसर कोदाई मुराता का गैर कानूनी रूप से जापान स्थित चीनी दूतावास में घुसने की घटना को 4 महीने बीत गए हैं। जापान चीन से कई बार मामला उठाने के बावजूद कथित मानसिक समीक्षा समेत विभिन्न बहानों से इस मामले के निपटारे को टाल रहा है और अपराधी की सजा तय नहीं कर रहा है। चीन इस पर जबरदस्त असंतोष व्यक्त करता है। रिपोर्ट के अनुसार जापान के स्थानीय प्रोक्यूरेटोरेट ने कोदाई मुराता की मानसिक समीक्षा पूरी कर तय किया कि उनमें फौजदारी जिम्मेदारी लेने की क्षमता है और उन पर अभियोग लगाया है। संबंधित सवाल के जवाब में लिन चेन ने कहा कि हम जापान से फिर आत्मनिरीक्षण कर गलती ठीक करने, इस घटना के स्रोत का पता लगाने और चीन तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिम्मेदार जवाब देने का अनुरोध करते हैं। अमेरिका और अफ्रीका में चीन के प्रभाव को लेकर अमेरिका से आ रही चिंताओं के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 28 जुलाई को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा
कि चीन का संबंधित देशों और क्षेत्रों के साथ सहयोग विश्व शांति की संयुक्त रूप से रक्षा करने और वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि देशों के बीच सामान्य संबंधों और सहयोग का विकास किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध निर्देशित नहीं होना चाहिए। चीन ने बंद और विशिष्ट छोटे समूहों के गठन का निरंतर विरोध किया है। संबंधित देशों और क्षेत्रों, विशेषकर विकासशील देशों के साथ चीन का सहयोग किसी को लुभाने या किसी से टकराव करने के बारे में नहीं है, बल्कि विश्व शांति की संयुक्त रक्षा, वैश्विक विकास को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मानवता के लिए साझा भविष्य समुदाय के संयुक्त निर्माण के बारे में है। अमेरिका द्वारा जबरन श्रम से संबंधित धारा 301 की जांच में अंतिम उपायों की घोषणा के संबंध में चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 27 जुलाई को कहा कि चीन अमेरिका की आगे की कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखेगा और उनका व्यापक मूल्यांकन करेगा तथा सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमेशा जबरन श्रम का विरोध करता है। चीन ने श्रम कानूनों और नियमों की एक व्यापक प्रणाली स्थापित की है और जबरन श्रम प्रथाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके विपरीत अमेरिका न केवल 1930 के जबरन श्रम समझौते की पुष्टि करने में विफल रहा है, बल्कि लंबे समय से जबरन श्रम के मुद्दे का दुरुपयोग भी करता रहा है। इस बार उसने एक बार फिर जबरन श्रम को धारा 301 के तहत जांच शुरू करने और एक तरफा टैरिफ लगाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया है, जो एक तरफा वाद और संरक्षणवाद का एक विशिष्ट उदाहरण है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने 28 जुलाई को तथाकथित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मुद्दे पर चीन के पक्ष नामक दस्तावेज जारी किया। इसमें कहा गया कि कुछ देशों और आर्थिक समुदायों की अपनी व्यावहारिक प्रतिस्पर्धा शक्ति तथा बाजार स्थान पर चिंताएं बढ़ रही हैं। वे आर्थिक व व्यापारिक सवालों का राजनीतिकरण कर कथित चीनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मुद्दे को भुना रहे हैं। संबंधित तथ्यों के स्पष्टीकरण और चीनी पक्ष के व्याख्यान के लिए चीन ने ये दस्तावेज जारी किया। इस दस्तावेज में कहा गया कि व्यावहारिक भत्ता और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के बीच अनिवार्य संबंध मौजूद नहीं है। बड़े देशों को नियम आधारित भत्ते में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए। अधिक निर्यात और अधिशेष अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के समान नहीं है। चीनी निर्यात की वृद्धि अपने आर्थिक आकार तथा सृजन क्षमता की उन्नति के अलावा विभिन्न देशों के हरित परिवर्तन तथा औद्योगिकरण की मांग से आता है। तथा कथित चीनी घरेलू मांग के अभाव से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होना तथ्यों के अनुरूप नहीं है। चीन न सिर्फ बड़ा विनिर्माण देश है, बल्कि बड़ा उपभोग देश भी है। चीन न सिर्फ विश्व का कारखाना है, बल्कि विश्व बाजार भी है। 27 जुलाई को चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जानकारी दी कि MIIT, चीन के परिवहन मंत्रालय और पेइचिंग सरकार के संयुक्त आयोजन में 2026 वर्ल्ड इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल सम्मेलन अक्टूबर 2026 के मध्य में पेइचिंग में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है बुद्धि और ऊर्जा का संग्रह, असीम कनेक्टिविटी के लिए स्वायत्त ड्राइविंग के नए युग में स्थिर रूप से आगे बढ़ें। इस सम्मेलन में 3 पूर्ण सत्र आयोजित होंगे, जिनमें उद्योग के प्रमुख पड़ावों और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बताया है कि ओपन सोर्स मॉडल, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और क्षमता निर्माण में चीन के व्यावहारिक उपायों ने वैश्विक दक्षिणी देशों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी तक समान रूप से पहुंच बनाने, वैश्विक शासन में भाग लेने और डिजिटल विकास को गति देने के अधिक अवसर प्रदान किए हैं। जापान के मैनिची शिम्बुन और अन्य मीडिया आउटलेट्स ने चीन द्वारा शुरू किए गए कई व्यावहारिक उपायों पर रिपोर्ट दी है। अगले 5 वर्षों में चीन विकासशील देशों के लिए AI से संबंधित क्षेत्रों में 5000 प्रशिक्षण अवसर प्रदान करेगा। आसियान, अरब लीग, अफ्रीकी संघ, CELAC, शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय AI अनुप्रयोग सहयोग केंद्र स्थापित करेगा और 30 देशों में बुद्धिमान मौसम पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुप्रयोग को बढ़ावा देगा। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 जुलाई को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO ताकत की एकजुटता, समृद्धि और विकास का साझाकरण शीर्षक से एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण पढ़कर सुनाएंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है चीन में प्रचलित धर्म। तो शुरू करते हैं। चीनी समाज और संस्कृति के तहत चीन में प्रचलित धर्म। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी, चीनी बौद्ध धर्म के लंबे इतिहास में अनेक सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहे हैं। उन्होंने बहुत और बड़े योगदान किए हैं। पूर्वी चिन राजवंश के एक सुप्रसिद्ध भिक्षु फाशियन थे। अध्ययन के लिए भारत जाने वालों में वो अग्रदूत थे और मशहूर अनुवादक भी थे। 399 ईस्वी में 65 वर्ष की उम्र में फाशियन अपने कुछ सहपाठियों के साथ बौद्ध ग्रंथों की खोज में छांगान के पश्चिम की ओर रवाना हुए। उन्होंने लगातार 14 वर्षों तक 30 से अधिक देशों की यात्रा की, जिनमें भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल थे। वे अनेक बौद्ध ग्रंथ चीन लाए और उनका संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के थांग राजवंश के सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु xuanzang थे। वे एक बौद्ध विद्वान, यात्री और अनुवादक थे। 627 ईस्वी में छांगान से प्रस्थान कर कांसो, शिनचांग और मध्य एशिया से होते हुए काफी तकलीफें झेलकर अंत में भारत पहुंचे। भारत में उन्होंने अनेक मशहूर मंदिरों का भ्रमण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म शास्त्र का अध्ययन किया और भारतीय भिक्षु विद्वानों से धर्म सिद्धांत सीखे और वाद विवाद किए। छांगान वापस लौटने के बाद उन्होंने 1335 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और महाथांग राजवंश में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत भी लिखा। ये मूल्यवान पुस्तक प्राचीन भारत, नेपाल और पाकिस्तान और मध्य एशिया के इतिहास और भूगोल का अध्ययन अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री रही है। चीन मुक्ति के पहले बौद्ध धर्म चीनी जनता में लोकप्रिय था। उस समय करीब 5 लाख बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां और 40,000 मठ मंदिर मौजूद थे। मुक्ति के बाद के आरंभिक वर्षों में बहुत से गणमान्य बौद्धों ने मठों, मंदिरों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार की मांग की। धार्मिक गतिविधियों के अलावा भिक्षु और भिक्षुणियां कृषि, जंगलात और दस्तकारी उत्पादन कार्यों में भी भाग लेने लगे। सन 1949 से चीनी बौद्धों ने 20 से अधिक देशों और क्षेत्रों के बौद्ध संगठनों और व्यक्तिगत अनुयायियों के साथ संपर्क किए हैं और उनके साथ मित्रवत यात्राओं का आदान प्रदान किया है। सन 1956 में चीनी बौद्ध धर्म प्रतिष्ठान स्थापित हुआ। ये चीन में एक उच्च बौद्ध शिक्षा संस्थान है। ये प्रतिष्ठान पेइचिंग के सबसे पुराने मंदिरों में से एक फायुआन मंदिर में स्थित है। इसके बाद पिछले 60 वर्षों में बौद्ध धर्म से संबंधित कार्यक्रम किया गया और बहुत से देशों के साथ मित्रवत आदान प्रदान किया। जनता को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करना चीन सरकार की बुनियादी नीति है और उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। चीन में सभी तरह के धर्म किसी भी विदेशी शक्ति के इशारे पर काम नहीं करते। वे स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करते हैं और विश्व के सभी देशों के समान तरह तरह के संप्रदायों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। बौद्ध भिक्षु भी इस तरह काम करते रहते हैं। ताओ धर्म। ताओ धर्म चीन का एक ऐसा धर्म है जो देश में ही जन्मा और फला फूला है। इसका जन्म 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ताओ धर्म के अनुयायी लोकातीत प्राणियों की पूजा करते हैं और इस बात में विश्वास रखते हैं कि वे अपने विशिष्ट आचार पद्धति को अपनाकर अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। अपने 1800 वर्षों के इतिहास में ताओ धर्म ने सामंती शासक वर्ग के मुख्य आध्यात्मिक स्तंभ के तौर पर बौद्ध धर्म की तरह ही चीन की राजनीति, अर्थतंत्र और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। पूर्वी हान राजवंश के सम्राट शुनती के शासनकाल में
चांग ताओ लिंग ने ताओ धर्म के सर्वप्रथम संप्रदाय 5 पेक चावल संप्रदाय की नींव रखी। उसके अनुयायी छिन राजवंश के पूर्व काल के लाओ ची को अपना धर्मगुरु और उनके द्वारा रचित ताओ ते चिंग को अपना प्रामाणिक धर्म ग्रंथ मानते थे। लेकिन उन्होंने लेखक के दार्शनिक विचारों को रहस्यमय रंग में रंग दिया। वे लोकातीत प्राणियों की पूजा करते थे और इस बात पर विश्वास करते थे कि वे अपनी विशिष्ट आचरण पद्धति, जिसमें समाधि लगाकर ध्यान करना, ओझाई करना और तप करना आदि कृत्य शामिल थे, को अपनाकर अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वी हान राजवंश के अंतिम काल में चीन के उस स्थान में जो आज का हपेई प्रांत है, ताओ धर्म के एक संप्रदाय थाई फिंग ताओ के संस्थापक चांग चाओ की रहनुमाई में एक किसान विद्रोह फूटा। इसने कई लाख अनुयायियों को संगठित किया और 184 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व कर सामंती साम्राज्य पर करारी चोट लगाई। पश्चिमी और पूर्वी चीन राजवंश के शासनकाल तक आते आते ताओ धर्म का देश भर में प्रचार प्रसार हो गया था। पूर्वी चीन राजवंश के अंतिम काल में सुन अन और लो शुम नामक 2 किसान नेताओं ने भी 5 पेक चावल संप्रदाय का सहारा लेकर किसान विद्रोह छेड़ा था, जो 10 वर्षों तक चला। दक्षिणी और उत्तरी राजवंशों के काल में किसानों को विद्रोह करने से रोकने के उद्देश्य से सामंती शासकों ने ताओ धर्म में सुधार किए और धर्म का इस्तेमाल कर किसानों पर अपने नियंत्रण को मजबूत बना लिया। थांग और सुंग राजवंशों 960 से 1279 ईस्वी में शासक वर्ग से समर्थन पाकर ताओ धर्म का बड़ा विकास हुआ और लोकप्रिय भी हुआ। मिंग राजवंश के बाद इस धर्म का क्रमशः ह्रास होता चला गया, लेकिन वो लोक विश्वास का एक बड़ा अंग बना रहा। चीन मुक्ति के बाद ताओ धर्म के बारे में कुछ कार्यक्रम होता रहा है। अप्रैल 1957 में पेइचिंग में प्रथम ताओ धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ और अखिल चीन ताओवादी संघ की स्थापना हुई। अनेक सुप्रसिद्ध ताओ मंदिरों जैसे पेइचिंग का पाईयुन मंदिर, छंगतू का छिंगयांग मंदिर और सुचाओ का शांगचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। शुरू में ताओ धर्म के अनुयायी मुख्यतः जन समुदाय में ही थे। मिंग और छिंग राजवंशों के बाद इस धर्म का क्रमशः ह्रास होता गया, लेकिन ताओ मत के अनुयायी अब भी कुछ समुदायों में मौजूद हैं। इस्लाम धर्म। चीन में इस्लाम का प्रवेश 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्यकाल में हुआ। थांग और सुंग राजवंश में अरब और फारसी व्यापारी थल मार्ग या समुद्र के रास्ते से व्यापार करने चीन आते रहते थे। इन्हीं व्यापारियों द्वारा चीन में इस्लाम का प्रचार प्रसार किए जाने के साथ मस्जिदों का निर्माण शुरू हुआ। 13वीं शताब्दी के आरंभिक काल में जब चंगेज खान ने पश्चिमी और मध्य एशिया पर फतह हासिल की, तो वहां बड़ी संख्या में मुसलमान जबरन सेना में भर्ती कराए गए और उन्हें चीन में भेजा गया। उनमें ज्यादातर सिपाही थे, लेकिन कुछ शिल्पकार और अफसर भी थे। इन सब का युआन राजवंश के इतिहास में गुरु के रूप में उल्लेख है। ये सिपाही चीन के एकीकरण के लिए कुबलई खान द्वारा चलाए गए युद्ध में शामिल हुए। वे लोग गैरिसन सैनिकों और कृषकों के रूप में चीन भर में तैनात थे। इसलिए इस्लाम भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार पाता चला गया। युआन राजवंश के शासनकाल में चीन में बहुत सी मस्जिदें बनाई गईं और बहुत से मुस्लिम सरकार में अलग अलग दर्जे के अफसर बन गए। मिंग और छिंग दोनों राज दरबारों ने तदनुरूप संरक्षणात्मक कदम उठाए। अतः चीन में और अधिक लोग इस्लाम में विश्वास करने लगे। हान जाति के अलावा आज चीन की अल्पसंख्यक जातियों में इस्लाम के बहुसंख्यक अनुयायी मौजूद हैं। इसकी संख्या कोई 1 करोड़ है और देश भर के सभी भागों में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उत्तर पश्चिमी चीन में रहते हैं। चीन लोक गणराज्य की स्थापना के बाद चीनी मुसलमान अन्य धार्मिक मतावलंबियों की ही तरह धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता का उपयोग करते रहे हैं। मुसलमान समान अधिकारों का उपभोग करते हैं और विभिन्न स्तरों की राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभाओं, राजनीतिक सलाहकार सम्मेलनों और जन सरकारों में अपने प्रतिनिधियों के जरिए राजकीय मामलों में भाग लेते हैं। मुसलमानों के खानपान, अंत्येष्टि और
धार्मिक त्योहारों संबंधी रीति रिवाजों को सरकार की ओर से सम्मान और संरक्षण प्राप्त है। चीन के कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईसा पूर्व एक महान चीनी विचारक थे। उनका असली नाम खुंगच्यू या खुंगचुंगनी था। वे लू राज्य वर्तमान शांतुंग प्रांत का सीफू नामक स्थान के रहने वाले थे और वसंत और शरद काल 770 से 476 ईसा पूर्व के विचारक, शिक्षा शास्त्री और कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। कन्फ्यूशियस इन और शांग राजवंशों के अभिजात वर्ग के वंशज थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके कुल का ह्रास हो चुका था। प्रचलित कथा के अनुसार कन्फ्यूशियस की शक्ल सूरत बड़ी विचित्र थी और वे बड़े लंबे और हट्टे कट्टे थे। बचपन से ही परंपरागत चीनी रीति रिवाजों का आदर करते थे और अक्सर अपने घर में सुरक्षित पुराने पूजा पाठ निकालकर प्रदर्शित करते थे और समकालीन रीति रिवाज अदा करते थे। 15 साल की कम उम्र में ही उन्होंने समाज और मानव जीवन की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने का संकल्प किया। युवा जीवन में उन्होंने बिगुल बजाने, गाय भेड़ों को चराने और गोदाम का रखरखाव करने का शुरू किया था और समाज के निचले तबके के लोगों से संपर्क कायम किया था। उनसे उन्हें आम आदमी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अपने बारे में उन्होंने ये कहा, क्योंकि मैं बचपन में निचले तबके के लोगों के साथ भी रह चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत से छोटे मोटे काम करने आते हैं। ये उस महान विचारक के लिए एक श्रेष्ठ विचार स्रोत था जिससे उन्हें प्रेरणा मिली थी। कन्फ्यूशियस का पहले से ही महान दूरगामी राजनीतिक लक्ष्य था। अपने राजनीतिक आदर्श को साकार करने के लिए वे शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते थे, मगर ये मौका उन्हें 50 साल की उम्र में जाकर मिला और उन्हें लू राज्य के सरकारी पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन अभिजात वर्ग के अंदर आंतरिक विरोधों और निजी हितों की वजह से कन्फ्यूशियस के राजनीतिक सिद्धांत लागू न हो सके। जब कन्फ्यूशियस को ये पता चला तो वे लू राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों की यात्रा करने निकल पड़े। इस यात्रा में उन्हें 14 वर्ष लगे, जिसके दौरान उन्होंने बहुत से राजनीतिक सुधार के विचार भी प्रकट किए, लेकिन उनके विचारों की ओर किसी भी शासक का ध्यान नहीं गया। वृद्धावस्था में वे फिर लू राज्य वापस लौटे और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, संस्कृति और शिक्षा के कार्य में लगा दी। उनका देहांत 479 ईसा पूर्व में हुआ। ये तो तेरे दम से है, तेरे दम से। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास, चीनी समाज और संस्कृति के तहत चीन के कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियस का जीवन वसंत और शरद काल 770 से 476 ईसा पूर्व के अंतिम समय में जोरदार सामाजिक उथल-पुथल के कारण बीता। उनका निवास स्थान लू राज्य की राजधानी में था और वो पूर्व का एक सांस्कृतिक केंद्र था। इसके अलावा कन्फ्यूशियस को सामाजिक और राजनीतिक जीवन और शिक्षा और संस्कृति का भरपूर अनुभव था और मन लगाकर नई चीजों के बारे में सीखने की गहरी भावना थी। इसलिए वे एक महान विचारक बन सके। कन्फ्यूशियस और उनके विचारों के बारे में कन्फ्यूशियस सूक्ति संग्रह में मुख्य सामग्रियां सुरक्षित हैं और चुनच्यू, चुओचुआन, वसंत और शरद काल का विवरण और ऐतिहासिक रिकॉर्ड आदि नाम के ग्रंथों में कन्फ्यूशियस के कार्य और कथोपकथन भी अंकित है। कन्फ्यूशियस का राजनीतिक लक्ष्य था एक शांतिपूर्ण और सुलहमय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कायम करनी। इस व्यवस्था के अंदर पुरुष, महिला, बूढ़े, बच्चे सब सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। वे आपस में प्यार की भावना रखें और आदर्श आचरण का पालन करें। अपना आदर्श साकार करने के लिए कन्फ्यूशियस ने मानव संबंधों को मधुर बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने मानव आचरण को नियमन करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत रन प्रतिपादित किया। रन का मतलब मानव प्रेम है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है मानव एक दूसरे को प्यार करें। कन्फ्यूशियस ने अपने जीवन में रन के सिद्धांत पर अमल किया। कन्फ्यूशियस के सूक्ति संग्रह में ये कथा बताई गई है कि एक बार घोड़साल में आग लग गई। शाही दरबार से घर लौटने के बाद कन्फ्यूशियस ने सबसे पहले पूछा, कोई घायल तो नहीं हुआ? उन्होंने घोड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। इससे जाहिर होता है कि कन्फ्यूशियस को अपनी संपत्ति से कहीं ज्यादा मानव के प्रति प्रेम था। रन सिद्धांत पर अमल करने के लिए कन्फ्यूशियस ने दो ठोस सिद्धांत चुंग और श्याओ बनाए। चुंग शब्द का मतलब है कि जो काम दूसरों से कराना हो उसे पहले खुद साकार करें। श्याओ शब्द का मतलब है कि जो काम वो खुद नहीं करना चाहते हैं वो दूसरे से न करवाएं। उस जमाने में कन्फ्यूशियस के मानव संबंधों का निर्देशन करने के इन सिद्धांतों से ये जाहिर होता है कि वे एक असाधारण प्रतिभा वाले महान मानवतावादी पुरुष थे। कन्फ्यूशियस ने मध्यस्थता का विचार भी प्रतिपादित किया और इसे मानव आचरण का उच्च आदर्श समझा। कन्फ्यूशियस के सूक्ति संग्रह में लिखा है कि एक बार उनके शिष्य चाकुंग ने उनसे पूछा, च्वान सुनश्यू और कूशान दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान है? कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, च्वान सुनश्यू थोड़ा अधिक है जबकि कूशान थोड़ा कम। चाकुंग ने कहा, तो इसका मतलब है कि च्वान सुनश्यू थोड़ा अच्छा है। कन्फ्यूशियस ने कहा, थोड़ा अधिक और थोड़ा कम एक जैसी ही बात है। कन्फ्यूशियस के मध्यस्थता सिद्धांत के अनुसार मानव आचरण या काम थोड़ा अधिक और थोड़ा कम दोनों से बचना चाहिए और मध्यस्थता के रास्ते पर चलना चाहिए। इससे कन्फ्यूशियस के द्वंद्ववादी विचार का सतत महत्व प्रकट होता है। कन्फ्यूशियस ने प्राचीन संस्कृति और क्लासिकी ग्रंथों जैसे गीति काव्य, सूक्ति संग्रह, रीति रस्म, संगीत, परिवर्तनों की पुस्तकें और वसंत और शरद काल का विवरण आदि ग्रंथों को पुनर्व्यवस्थित किया और दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों और चीनी संस्कृति का विकास करने में भारी योगदान किया। कन्फ्यूशियस ने सबसे पहले विद्यालय खोले और ये मत सामने रखा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिष्यों से वर्ग भेद की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा पर अभिजात वर्ग के नियंत्रण को तोड़ दिया और शिक्षा और संस्कृति को आम जनता में प्रचलित किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। कन्फ्यूशियस की जन्मभूमि आज के शांतुंग प्रांत के छुईफू नामक स्थान में कन्फ्यूशियस कुल की समाधि, कन्फ्यूशियस मंदिर और कन्फ्यूशियस महल, कन्फ्यूशियस के वंशजों का निवास स्थान मौजूद है। 9वें दशक में यहाँ कन्फ्यूशियस के विचारों पर कई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां आयोजित की गईं और कन्फ्यूशियस के जन्मदिन के मौके पर छुईफू की यात्राओं और कन्फ्यूशियस सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन किया गया, जिनमें 20 देशों के हजारों राजनीतिज्ञ, शास्त्री और पर्यटक शामिल हुए। मानव संस्कृति वास्तव में एक पूर्ण व्यवस्था में गठित होती जा रही है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास, चीनी समाज और संस्कृति के तहत चीन के कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। कन्फ्यूशियस के जमाने से ही कन्फ्यूशियसवाद का प्रचार प्रसार का केंद्र स्थल लू राज्य था। हान राजवंश के ऊती सम्राट के काल में कन्फ्यूशियसवाद को एकमात्र शासन विचारधारा का सम्माननीय दर्जा मिल गया और राजकीय सत्ता का सहारा लेते हुए इसका अधिक व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। सुंग, युआन, मिंग और छिंग राजवंशों के काल तक कन्फ्यूशियस चीनी समाज के विभिन्न तबकों के लोगों के दिल में घर कर लिया और वो चीनी राष्ट्र की मानसिक बुनियाद बन गई। हालांकि 2000 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी कन्फ्यूशियस का विचार गहराई और व्यापक रूप से चीनी राष्ट्र और चीनी समाज में घर किए हुए है। चीन विश्व में रीति रस्म और प्राचीन सभ्यता का देश माना जाता है। हालांकि चीनी सभ्यता पर निरंतर हमला और प्रकोप होता रहा है, फिर भी वो आग की ज्वाला की तरह
निरंतर प्रज्वलित होती रही है। इसलिए आज कन्फ्यूशियस की विचारधारा चीनी सभ्यता की प्रतिनिधि विचारधारा मानी जाती है। कन्फ्यूशियसवाद का प्रचार प्रसार अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी किया गया। 2000 वर्षों से अधिक समय पहले कन्फ्यूशियसवाद का प्रचार कोरिया और वियतनाम में हुआ। इसके बाद एशिया में कन्फ्यूशियसवाद के प्रचार प्रसार होने से भारी प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से कोरिया, जापान और वियतनाम में इसका और अधिक गहरा असर पड़ा। इतना ही नहीं, एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ देशों में भी इसका प्रचार किया गया। मिंग राजवंश के अंतिम काल में चीन में आए विदेशी धार्मिक प्रचारकों के जरिए कन्फ्यूशियसवाद का प्रचार पश्चिमी यूरोप में हुआ। सन 1687 में पेरिस में लैटिन भाषा में कन्फ्यूशियसवादी ग्रंथ कन्फ्यूशियस के सूक्ति संग्रह और मध्यस्थता के बारे में छापे गए। ये ग्रंथ पश्चिमी यूरोप में कन्फ्यूशियसवाद के प्रचार का ठोस रिकॉर्ड है। आधुनिक पश्चिमी यूरोप में कन्फ्यूशियसवाद का भी प्रभाव पड़ा और इसने पूंजीवादी विचारकों और क्रांतिकारियों को सामंतवादी तानाशाही व्यवस्था का विरोध करने के लिए वैचारिक सामग्रियां प्रदान की। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी विचारक वोल्टेयर 1694 से 1778 ने कन्फ्यूशियस को सत्य की व्याख्या बताया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी पूंजीवादी क्रांति के नेता एम.डी. रोबेस्पियरी 1758 से 1794 ने मानवाधिकार और नागरिक अधिकार घोषणा में कन्फ्यूशियस की सूक्ति जो काम वो खुद नहीं करना चाहते हो वो दूसरों से न करवाएं का उदाहरण दिया। आज चीन में कन्फ्यूशियस का अध्ययन करने की एक नई लहर आ गई है। चीन के अधिकतर विद्वानों का ये मत है कि कन्फ्यूशियसवाद का अनुसंधान करते समय आलोचनात्मक रुख अपनाना चाहिए जो सामाजिक विकास के लिए लाभदायक हो, यानी उसके गुण हो विरासत के रूप में बरकरार रखना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। आज जब दिन प्रतिदिन कन्फ्यूशियसवाद चीन की नवीन सभ्यता और दुनिया की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग बनता जा रहा है और दुनिया भर में कन्फ्यूशियसवाद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो चीन को कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद का अनुसंधान करते समय उनके गुणों को उजागर करने में प्रधान भूमिका अदा करनी चाहिए। ये दोस्ती तेरे दम से है, 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 ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम 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 से है। तू जिंदगी कसम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग के लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन के कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद। आज ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा
सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर देवलोक के दरवाजे से अंदर चला जाता है। जब वहाँ उससे पूछा जाता है कि उसका वहाँ आना कैसे हुआ, तो वह बताता है कि वह देवलोक सम्मानित पुनीत के दर्शन करना चाहता है। तीनों दूत उसकी बात को एक अभिवेदन के रूप में देवलोक सम्मानित पुनीत के पास पहुँचा देते हैं और फिर उसका मिलना हो जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद वानर ने कहा, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। देवलोक सम्मानित पुनीत ने पूछा, किस बारे में? वानर बोला, थांग महाभिक्षु को सुरक्षा प्रदान करता हुआ मैं पंगशेन जनपद में पहुँच गया हूँ। चूँकि वहाँ के लोग काफी समय से सूखे से पीड़ित है, इसलिए मैंने उनसे वादा कर दिया है कि मैं वर्षा करा सकता हूँ। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपके अधीन कुछ अधिकारियों और सेनापतियों को वर्षा कराने के लिए अपने साथ ले जा सकूं। देवलोक सम्मानित पुनीत ने जवाब दिया, मैं भली भांति जानता हूँ कि तीनों चीजों की स्थापना की गई है, क्योंकि वहाँ के जनपद प्रशासक ने देवलोक को अपमानित किया है। किंतु अभी तक मुझे यह मालूम नहीं है कि वहाँ वर्षा कराई जा सकती है या नहीं। इस पर वानर ने मुस्कुराकर कहा, कल जब मैं जेठ सम्राट से यह पूछने गया कि क्या वे वर्षा के लिए आदेश दे सकेंगे, तो उन्होंने स्वर्ग शिक्षकों से अनुरोध किया कि वे मुझे तीनों चीजों को दिखाने के लिए धूप कक्ष में ले जाएं। वे चीजें थी चावल का पहाड़, आटे का पहाड़ और सोने का ताला। जब तक ये तीनों चीजें धराशायी या खंडित नहीं हो जाएंगी, तब तक पंगशेन में वर्षा नहीं हो सकेगी। जब मैं अपनी कठिनाई के कारण बहुत परेशान हो गया, तो स्वर्ग शिक्षकों ने मुझे सलाह दी कि मैं जनपद प्रशासक और उसके लोगों को समझा बुझा कर नेक कामों में लगा दूं, क्योंकि देवलोक सद्विचारों से लैस सब लोगों की अवश्य मदद करता है। इसलिए देवलोक द्वारा अपना मत बदलने और पंगशेन के लोगों को विनाश से बचाने की अच्छी खासी संभावना पैदा हो जाएगी। अब वहाँ चारों तरफ नेक विचारों का बोलबाला हो गया है। नेक बोल गूंज रहे हैं। कुछ ही समय पहले सरल मंत्र संदेश वाहक कुछ पत्र लाया था, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने अपने तौर तरीके बदल लिए हैं और जेठ सम्राट के प्रति नेकी का रुख अपना लिया है। यही वजह है कि मैं आपके विख्यात राजप्रासाद में अपने वज्र विभाग के अधिकारियों और सेनापतियों से मदद लेने आया हूँ। देवलोक सम्मानित पुनीत ने जवाब दिया, महान मनीषी, अगर ऐसी बात है तो मैं तंग, शिन, चांग और थाव के साथ तड़ित माता को वज्र घोष उत्पन्न करने के लिए अपने साथ फंगशेन जनपद में भेज देता हूँ। अब क्या था, कुछ ही देर में चारों सेनापति और वानर फंगशेन की सीमा पर पहुंच गए और आकाश के बीचों बीच में अपने तिलिस्मी करतब दिखाने लगे। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ बार बार बिजली चमकने लगी। फंगशेन नगर के भीतर और बाहर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वह छोटा बड़ा अधिकारी हो या फिर सैनिक या असैनिक कार्मिक, पिछले 3 सालों से ना तो बादलों की गड़गड़ाहट सुनी थी और ना बिजली की चमक देखी थी। इसलिए वज्र घोष की भीषण गर्जना और विद्युत की चमक दमक देखकर सभी लोग घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपने धूप दानों को सिर पर उठा लिया और वेद वृक्ष की टहनियां हाथ में लेकर बोले, हम अमिताभ बुद्ध की शरण में जाते हैं। हम अमिताभ बुद्ध की शरण में जाते हैं। इन नेक विचारों ने देवलोक को निश्चित रूप से प्रभावित किया। सरल मंत्र संदेश वाहक ताओपंथी और बौद्ध दस्तावेजों को सीधा ब्रह्मांड प्रकाश महाकक्ष में ले गया, जहां 4 महान स्वर्ग शिक्षकों ने चमत्कारी धुंध कक्ष में उन्हें जेठ सम्राट के सामने प्रस्तुत किया। जब जेठ सम्राट ने उन्हें पढ़ा तो वे बोले, क्योंकि इस दुष्ट के मन में कुछ नेक विचारों का प्रादुर्भाव हो गया है, इसलिए यह तो देखो कि उन तीनों चीजों का क्या हुआ है। अभी वे यह बात कर ही रहे थे कि धूप कक्ष के प्रभारी अधिकारी ने वहां आकर सूचना दी, चावल और आटे के पहाड़ धराशायी हो गए हैं। सारा चावल और आटा चुटकियों में गायब हो गया है।
वाले का अर्गला भी टूट गया है। अभी उसने अपना अभिवेदन खत्म भी नहीं किया था कि सम्राट की सेवा में तैनात दैवीय अधिकारी के साथ फंगशेन के स्थानीय देवता, नगर देवता और दिवालियों के प्रतिष्ठित देवगणों ने अंदर प्रवेश किया। उन सभी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और सूचना दी, हमारे जनपद प्रशासक और हर परिवार के सभी सदस्य, चाहे वे परिवार ऊंचे तबके के हों या नीचे के तबके के, सच्ची उपलब्धि वाले धर्म में दीक्षा ले चुके हैं और वे भगवान बुद्ध और देवलोक की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब हम आपसे याचना करते हैं कि व्यापक रूप से सामूहिक वर्षा करवाकर आम लोगों के कष्ट दूर करने की कृपा करें। जब जेठ सम्राट ने यह सुना तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने आदेश दिया, वायु, मेघ और वर्षा विभागों को हमारे आदेशानुसार नीचे के विश्व में जाना होगा। आज के दिन वर्तमान घड़ी में बादलों को चारों तरफ बिखर जाना होगा, वज्र घोष की गर्जना फैला जाना होगा और खूब तेज बारिश करनी होगी। 4 महान स्वर्ग शिक्षकों ने तभी के तभी सम्राट का आदेश उपरोक्त विभागों को भेज दिया ताकि वे सब नीचे के विश्व में जाकर अपनी शक्ति दिखा सके और एक साथ मिलकर कार्यवाही कर सके। वानर राज और तंग, शिंग, चांग और थाओ आकाश में तड़ित माता को हुक्म देते जा रहे थे। बाकी सभी देवताओं ने वहां इकट्ठा होकर पूरे आकाश को भर दिया। जब वायु और मेघों का मिलन हुआ तो सामूहिक वर्षा शुरू हो गई। उस दिन मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद सभी देवता अपने वस्त्र संवार कर वापस जाने लगे। वानर ऊंची आवाज में चिल्लाया, चारों विभागों के देवगण, अपने मेघयान की साथ जरा ठहरिए। मैं जनपद प्रशासक से कहता हूँ कि वह अपना आभार व्यक्त करने के लिए आप सबके सामने नतमस्तक हों। कृपया आप लोग बादलों से अलग होकर अपने असली रूप में प्रकट होने का कष्ट करें ताकि यह मरणशील प्राणी आपको अपनी आंखों से देख सके। केवल इसी उपाय के द्वारा उसे विश्वास होगा और वह आपकी आराधना में प्रवृत्त होगा। जब देवताओं ने यह सुना तो वे ऊपर बादलों के बीच जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े रहे। तब वानर ने अपना मेघयान धरती पर उतार लिया और सीधा जनपद प्रशासक के आवास में जा पहुंचा, जहाँ सांचांग, शूकर और भिक्षुरितात्मा ने उसका अभिवादन किया। जनपद प्रशासक हर कदम के बाद उसे धन्यवाद देने के लिए दंडवत प्रणाम करता रहा। वानर ने कहा, मुझे धन्यवाद देना बंद करो। मैंने चारों विभागों के देवगण से रुकने का अनुरोध किया है। क्या आप अपने सभी नागरिकों को यहाँ बुलाकर देवगण को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं ताकि वे भविष्य में आपके क्षेत्र में यथोचित मात्रा में बारिश कराते रहें। जनपद प्रशासक ने तत्काल आदेश जारी करके सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए वहां बुला लिया और सभी ने अगरबत्ती हाथ में उठाकर देवताओं को साष्टांग प्रणाम किया। तब चारों विभागों वर्षा, वज्रघोष, मेघ और पवन के देवगण बादलों से अलग होकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। 2 घंटे तक देवगण वहीं खड़े रहे। लोग अनगिनत बार उन्हें दंडवत प्रणाम करते रहे। वानर फिर एक बार बादलों के बीच जा पहुंचा और सभी देवताओं के सामने नतमस्तक होकर बोला, मैंने आप लोगों को बहुत कष्ट दिया है। अब आप सब महानुभाव लौट सकते हैं। मैं जनपद के सभी निवासियों को बता दूंगा कि वे उचित मौसम आने पर आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पवित्र और उदात्त चढ़ावे चढ़ाते रहें। आपसे आप सब लोग हर 5 दिनों में एक बार पवन को और हर 10 दिनों में एक बार बारिश को भेजकर यहाँ के लोगों की मदद करते रहें। सभी देवताओं ने उसकी सलाह को मान लिया और वे अपने अपने विभागों में लौट गए।
कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। आज हम राकेश जी की मांग पर चीनी भाषा की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सचमुच चीनी भाषा की विशेषताओं को जानना चाहता हूँ और निश्चय ही हमारे श्रोताओं को भी चीनी भाषा की विशेषताएं जानने की इच्छा होगी। सावधान जी, हालांकि आपने मेरी हौसला अफजाई करते हुए मेरे चीनी उच्चारण की तारीफ की, लेकिन हमने अब तक जितनी भी चीनी भाषा सीखी है उसमें मुझे लगता है कि चीनी भाषा सीखने में सबसे बड़ी कठिनाई इसके उच्चारण को सीखने की ही है। आपने सही कहा और ये बात समझ में भी आ सकती है, क्योंकि इस समय संसार के विभिन्न देशों की भाषाओं की सभी लिपियों में से एकमात्र चीनी भाषा ऐसी है जो स्वानिक नहीं है। चीनी लिपि के उद्गम के बारे में अनेक लोक कथाएं हैं। एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन समय में छंगजिए नामक एक व्यक्ति था। उसे जमीन में पक्षी व जंगली जानवरों के पक्षियों को ध्यान से देखकर प्रेरणा मिली और इस प्रकार चीन की सबसे पुरानी चित्र लिपि का आविष्कार हुआ। सचमुच वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हाँ, बिल्कुल। बाद में नए चीन के पुरातत्वज्ञों को चीन के शानडोंग प्रांत के चू जिले में स्थित लियुयांग नदी के आसपास के प्राचीन मकबरों की खुदाई में बहुत सी प्राचीन सामग्री मिली, जिनमें से कुछ मिट्टी के ऐसे बर्तन भी थे जिन पर चित्रलिपि अंकित थी। अनुसंधान के अनुसार ये चित्रलिपि 4500 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और यही चीन की सबसे पुरानी लिपि का प्रारंभिक रूप भी था। ओह, तो ये बात है। मैं आपको सच बताता हूँ, चीनी अक्षर याद करना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसके लिए क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? चीनी अक्षर दूसरी भाषाओं के अक्षरों जैसे नहीं है, बल्कि अलग अलग चित्र के रूप में है। चीनी अक्षर लिखने के स्थापित नियम नहीं है। चीनी भाषा सीखने वालों को एक एक चीनी अक्षर को याद करना होता है, इसलिए चीनी भाषा सीखने में ये एक बड़ी कठिनाई है। ओह, तो इसका हल क्या है? लोगों को चीनी अक्षर पहचानने व बांटने में मदद देने के लिए चीन सरकार ने वर्ष 1958 में चीनी भाषा की स्वानिक पद्धति जारी की। यह पद्धति मैंड्रिन यानी चीनी पुतोंगहुआ के उच्चारण के आधार पर लैटिन अक्षरों का इस्तेमाल कर चीनी अक्षरों की वर्तनी बताती है। अच्छा, तो क्या आप इसे जरा विस्तार से बता सकती हैं? क्यों नहीं। चीनी भाषा की स्वानिक पद्धति चीनी अक्षरों का उच्चारण बताने के लिए बनाई गई प्रतीकात्मक व्यवस्था है। उसमें व्यंजन और स्वर 2 भाग है। चीनी भाषा में 21 व्यंजन है और 19 स्वर है। ये बात मेरी समझ में आ गई। धन्यवाद। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आपको ये तो मालूम ही है कि चीनी भाषा के उच्चारण में 4 टोन है।
यानी सतही टोन, उठती हुई टोन, गिरती उठती हुई टोन और गिरती हुई टोन। इस तरह हर चीनी अक्षर की 4 टोन होती है और हर अलग टोन में उसका अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए माँ अक्षर को लें। माँ यानी कि माता, माँ यानी कि सनसनाहट, माँ यानी कि खोला, माँ यानी कि गाली। माँ 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 माँ। माँ की सतही टोन वाले अक्षर में उसका अर्थ है माँ। माँ और तीसरे टोन में माँ का मतलब है खोला। माँ। आप निश्चय ही अपनी माँ को खोला नहीं पुकारना चाहेंगे, इसलिए चीनी अक्षर की टोन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कठिन है पर बहुत रुचिकर भी है। वास्तव में टोन याद करने के लिए और एक उपाय है। सुनिए, 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस संदर्भ में 1 2 3 4 का प्रयोग पहले शायद नहीं हुआ, लेकिन चीनी भाषा सीखने की शुरुआत में वो मददगार होगा। 1 2 3 4 में क्या आपने कुछ फर्क सुना? 1 का सतही टोन, 2 उठती टोन, 3 गिरती उठती टोन और 4 गिरती टोन। 1 2 3 4। ठीक है, बाद में हम और अधिक अभ्यास करेंगे। अच्छा। चीनी भाषा की 4 टोन सीखना सही रूप से चीनी अक्षर पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से विदेशी दोस्त 4 टोनों का उच्चारण सही रूप से नहीं कर सकते, इसलिए बातचीत में बहुत सी हंसी मजाक की स्थितियाँ आती हैं। कभी कभी उनकी बात दूसरों को समझ में आती है, कभी दूसरों तक गलत मतलब प्रेषित होता है। हाँ, मुझे इसका अच्छा अनुभव है। इसलिए भावी पाठों में हम निरंतर 4 टोनों का अभ्यास करेंगे ताकि आप 4 टोनों के प्रयोग में निपुण हो सके। इससे मुझे और मेरी तरह चीनी सीख रहे श्रोताओं को निश्चय ही लाभ होगा। चीनी भाषा की दूसरी विशेषता है कि संज्ञा शब्दों के सामने एक निपात शब्द का प्रयोग है। अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हेड ऑफ कैटल, इसमें हेड निपात शब्द है, पर अंग्रेजी की तुलना में चीनी भाषा में बहुत अधिक निपात शब्द हैं, जिनमें से क का इस्तेमाल बहुत व्यापक है। चीनी भाषा में हम हिंदी की तरह एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति नहीं कहते। हम कहते हैं 1个人, 2个人, 3个人, यानी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 1个人 2个人 3个人। मैं समझ गया। इन सब में क निपात शब्द है। दूसरा निपात शब्द ठ्याओ का भी व्यापक प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अक्सर ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है जिनका मतलब लंबाई से होता है। 1条路 2条路। 1 रास्ता 2 रास्ते। ठीक है। बिल्कुल। चीनी भाषा में और एक विशेषता है कि संयुक्त शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। हिंदी में एक शब्द से जो अर्थ निकलता है, चीनी भाषा में उसके लिए शायद 2, 3 यहाँ तक कि 4 शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अग्निशमन वाहन के लिए चीनी भाषा में 消防车辆 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है। 火车 हिंदी में रेलगाड़ी है। अब अनुमान लगाइए, 火山 यानी कि आग पहाड़ का क्या मतलब है? ज्वालामुखी पर्वत। बिल्कुल ठीक। मैं और कुछ उदाहरण दूंगी। गाड़ी को चीनी भाषा में 汽车 कहा जाता है और विद्युत वाहन को 电动汽车। 汽车 गाड़ी और 电车 यानी कि विद्युत गाड़ी। आने वाले पाठों में हम चीनी अक्षरों के उच्चारण के बारे में और अधिक अभ्यास करेंगे। ठीक है। अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश और सावधान को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार।
CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।